दोस्तों एसी खरीदने से पहले हमें देखना पड़ता है एक एसी बाइंग गाइड, ताकि हमें पता चले कि हमारे लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा और हमारे कंडीशंस के हिसाब से किस तरीके से हमें एसी खरीदना है। लेकिन अगर आपने एक एसी ऑलरेडी खरीद लिया है तो अब आपको देखना चाहिए एक एसी इंस्टॉलेशन गाइड, ताकि आपका जो एसी जो भी आपने खरीदा है उसकी कूलिंग आपको बेस्ट मिले, बिजली की कंजम्पशन मिनिमम हो। और आजकल एसी के ब्लास्ट होने की काफी न्यूज सुनने को मिलती है एवरी ईयर। और अगर फ्लैट्स और अपार्टमेंट टाइप का सेटअप होता है वहां तो ये चीज और रिस्की हो जाती है, क्योंकि अगर एक फ्लैट में आग लगती है तो बाकी के फ्लैट्स में भी आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स ऐसे भी दूंगा जिससे आपके एसी की ब्लास्ट होने की संभावना काफी कम हो जाएगी और आपका इस तरह का कोई भी जो है ना दुर्घटना नहीं घटेगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक एसी को इंस्टॉल करते वक्त, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगा जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी एसी इंस्टॉल कर लिया है तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आप अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं या फिर अगर आपके एसी में कहीं पर भी थोड़ी सी गलत इंस्टॉलेशन हुई है तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ बहुत ही बढ़िया 1.5 टन 1 टन 2 टन वगैरह के एसीज के लिंक्स चाहिए तो एज ऑलवेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि एसी इंस्टॉल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो है राइट वॉल फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कि कौन से दीवार पे एसी को इंस्टॉल करें। देखिए यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर तो आपका रूम इस टाइप का है जहां पर कोई भी सनलाइट नहीं गिरती है, या फिर आपके सिर्फ रूफ पे सनलाइट गिरती है लेकिन किसी भी दीवार पे सनलाइट नहीं गिरती है, तो यहाँ पर तो आप एसी को किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रूम ऐसा है जहां पर सनलाइट जो है वो दीवारों पे गिरती है, वहां पर आप कोशिश कीजिए कि एसी को नॉर्थ साइड वाले वॉल पे या फिर साउथ साइड वाले वॉल पे आप ना लगाएं। एसी को सिर्फ ईस्ट वाले वॉल पे या फिर वेस्ट वाले वॉल पे लगाएं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए जब सन निकलता है तो उसकी जो रोशनी है वो सुबह की तरफ आपके वेस्ट वाले वॉल में गिरती है और शाम की तरफ वो आपके ईस्ट वाले वॉल पे गिरती है। लेकिन सुबह और शाम दोनों ही टाइम पे सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज नहीं होती है, उसकी हीट इतनी ज्यादा नहीं होती है। हीट सबसे ज्यादा होती है दोपहर के टाइम में, जहां पर जनरली जो सूरज की जो रोशनी है वो ज्यादातर आपके नॉर्थ साइड के वॉल पे गिरती है। तो इसलिए अगर आप नॉर्थ साइड के वॉल पे एसी लगाएंगे या साउथ पे एसी लगाएंगे, लेट्स से आपने साउथ पे एसी लगाया, तो आपके एसी की जो हवा है सीधा आपके नॉर्थ वाले वॉल पे गिरेगी और वहां पे सूरज की रोशनी गिर रही है, तो आपके एसी की जो ठंडी हवा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके नॉर्थ साइड पे जो सूरज की रोशनी गिर रही है उसको ठंडा करने पे लगा देगी। और अगर आप एसी को नॉर्थ साइड में लगाते हैं तो वहां पर भी सनलाइट जो है डायरेक्ट आपके एसी पे गिरेगी, तो वहां पर भी जो एसी है सही तरीके से आपके रूम को नहीं कूल कर पाएगा। इसलिए अगर आपके रूम में सनलाइट आती है दीवारों पे तो बेस्ट है आप ईस्ट वाली दीवार पे या फिर वेस्ट वाली दीवार पे अपना एसी लगाएं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और अब आ जाता है हाइट ऑफ इंडोर यूनिट, यानी कि इंडोर को कितनी ऊंचाई पर लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पर एक आप थंब रूल फॉलो कर सकते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है, हालांकि थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आपका जो इंडोर यूनिट है उसका डिस्टेंस फ्लोर से 7 से 8 फीट का हो और उसका डिस्टेंस सीलिंग से कम 1.5 से 2 फीट का हो, यानी कि ऊपर से 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस आप छोड़ सकते हैं और नीचे से 7 से 8 फीट का। वैसे एक काफी आइडियल चीज मैंने आपको बताई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, ऊपर आपको डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा छोड़ना पड़ता है ताकि एसी एयर की इनटेक आसानी से कर पाए, इजीली एसी का एयर का इनटेक हो और इजीली एसी आपका एयर जो है वो थ्रो कर पाए। और एसी की डिस्टेंस ऊंचाई पर होना इसलिए जरूरी है ताकि आपके रूम की पूरी इवन कूलिंग हो और जो ठंडी हवा है रूम के कोने कोने तक पहुंचे। तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गई बात इंडोर यूनिट की। अब चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आउटडोर यूनिट प्लेसमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एसी का ब्लास्ट होने वाला जो पॉइंट है वो भी कवर हो जाता है और यहाँ पर आउटडोर यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर एसी का जो ब्लास्ट होने का संभावना है यहीं पर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है जो आपने आउटडोर यूनिट प्लेस करना है वो एक समतल जमीन पे, यानी कि प्लेन जमीन पे प्लेस करना है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पे नहीं। अगर आप ऊबड़ खाबड़ जमीन पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पर एसी के अंदर के कंप्रेसर की वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा होगी और आपका एसी नॉइज भी ज्यादा करेगा। अगर आपको समतल जमीन नहीं मिलती है तो एसी के जो स्टैंड आते हैं उन स्टैंड पे आप एसी को इंस्टॉल करवा सकते हैं। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एसी के आउटडोर यूनिट के हर तरफ से आपको कम से कम 12 इंच की जो जगह है ना वो खाली छोड़नी है।
यानी कि आपके आउटडोर यूनिट के आसपास आपको बहुत सारी चीजें नहीं रखनी है। आपका जो एयर फ्लो है वो आउटडोर यूनिट से बहुत अच्छा होना चाहिए, इजीली होना चाहिए। इससे आपके एसी की एफिशिएंसी बढ़ती है और ब्लास्ट की संभावना काफी कम हो जाती है। ज्यादातर एसीज ब्लास्ट क्यों करते हैं, इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपका जो आउटडोर यूनिट है वहां से एयर का जो निकास है, एयर जो वहां से बाहर जा रही है वो सही तरीके से आराम से नहीं जा पा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो रुक रही है। तो धीरे धीरे अगर एयर रुकती है तो वहां पर गर्मी जो है ना वो गर्म हवा के कारण बढ़ती रहती है, और वैसे ही गर्मी में जो है वो ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो बाहर की गर्मी प्लस आपके एसी के अंदर से जो गर्मी निकल रही है, ये दोनों मिला के इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि आउटडोर यूनिट कई बार इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ब्लास्ट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपके एसी के आउटडोर यूनिट के आसपास कोई भी चीज मत रखिए, जितनी दूर हो सके उतना दूर रखिए। कम से कम 12 इंच का फर्क जो है वो जरूर रखिए, क्योंकि अगर आपके एसी से गर्म हवा इजीली बाहर निकलेगी तो काफी इजीली वो कूल भी करेगा, जल्दी कूल करेगा और बिजली कम कंज्यूम करेगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एसी के ब्लास्ट को प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों, जब भी आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वारंटी पीरियड के अंदर हो या फिर बाहर, आपके घर में एसी का टेक्नीशियन अगर आपका आउटडोर यूनिट खोलता है और कोई भी तार वगैरह चेक करता है, रिप्लेस करता है, तो ध्यान दीजिएगा सारे जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे से टाइटली वो बंद करके जाए। आपको खुद ये चीज चेक करनी चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा लूज कनेक्शन में भी वहां पर स्पार्किंग हो सकती है, वहां पर शॉर्ट हो सकता है और एसी में इजीली आग लग जाती है। एसी के अंदर के गलत वायरिंग की वजह से या फिर वायरिंग की छेड़छाड़ की वजह से आग बहुत ज्यादा लगती है, और इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट पे हम फिर से आ जाएंगे इंडोर यूनिट की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों इंडोर यूनिट में एक निकलती है ड्रेनेज पाइप। ये ड्रेनेज पाइप क्या करती है, आपके इंडोर यूनिट में जो भी कंडेंसेट वाटर, जो भी पानी इकट्ठा होता है, उसको सीधा वो बाहर गिराने में मदद करती है। अब दोस्तों कई बार टेक्नीशियन जो है ना ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस चीज को बहुत छोटी मोटी बात समझते हैं और जल्दबाजी में टेक्नीशियन ऐसे ही निकल जाते हैं, और आपके इंडोर यूनिट से जो ड्रेनेज पाइप निकलती है उसका सही तरीके से वो स्लोप क्रिएट नहीं करते हैं, और वहां पर पानी जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। कई बार वहां से पानी बैक भी मारता है, और इस बैक मारने के कारण आपका जो भी पानी है वो इंडोर से घर के अंदर की तरफ गिरने लग जाता है, जिससे आपकी दीवारें गंदी होती हैं, एसी की एफिशिएंसी कम होती है। तो उसके इंडोर से जो एक ड्रेनेज पाइप निकल रही है उसका एक प्रॉपर स्लांट होना चाहिए नीचे की तरफ, ताकि पानी नीचे की तरफ फ्लो करके बाहर ड्रेन में गिर जाए। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और यहाँ पर इंडोर और आउटडोर दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी कि इंडोर और आउटडोर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आपके एसी के इंडोर और आउटडोर के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा, आपके एसी की एफिशिएंसी और कूलिंग उतनी ही बढ़िया होगी। क्योंकि आप देखिए गैस को ना मिनिमम ट्रैवल करना चाहिए आपके एसी के इंडोर से आउटडोर तक, और आउटडोर से वापस इंडोर तक। गैस जितना कम ट्रैवल करेगी, गैस की हीट की जो वेस्टेज है, हीट का जो लॉस है ना, वो उतना ही कम होगा, और गैस उतनी ही अच्छी तरीके से आपके रूम को कूल करेगी। यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसी का इंडोर और आउटडोर जितना पास हो उतना बढ़िया है। आइडियली ये 10 से 15 फीट होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा भी है तो भी आप इस चीज का मेक श्योर कीजिए कि आपका जो भी टेक्नीशियन है वो सही तरीके से कॉपर के पाइप को यूज करके इंडोर और आउटडोर को वो कनेक्ट कर रहा है, और जो भी पाइप से वो इंडोर आउटडोर को कनेक्ट कर रहा है वो सही तरीके से इंसुलेटेड होनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और यहाँ पर आ जाता है स्टेबलाइजर। अब दोस्तों आजकल ज्यादातर एयर कंडीशनर्स में आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें अच्छी आपको वोल्टेज रेंज मिल जाती है। 100 से लेके 290 वोल्ट तक आपको वोल्टेज रेंज आजकल काफी ज्यादा एयर कंडीशनर्स में अंदर आपको मिल जाती है उसके स्टेबलाइजर के अंदर। लेकिन यहाँ पर ब्रांड तो कहता है कि आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी स्टेबलाइजर का सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको हमेशा अपने हर वीडियो में बताता हूं कि एक 2 से 3 हजार रुपए का ही स्टेबलाइजर आता है, और आपको जरूर ले लेना चाहिए एक स्टेबलाइजर, क्योंकि आपका एसी कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का होता है। और अगर कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण आपके एसी का पीसीबी खराब हो जाता है तो 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक आपका कुछ भी खर्चा बैठ सकता है पीसीबी को ठीक कराने में, यानी कि नया पीसीबी लगवाने में, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। और यहाँ पर आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एक 2 से 3 हजार रुपए का ही तो स्टेबलाइजर होता है, वो आपको जरूर लगवा लेना चाहिए। लिंक्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आ जाता है एसी का गैस का प्रेशर। नए एसी में, इवन पुराने एसी में, जब भी आप सर्विसिंग कराएं, गैस का प्रेशर जरूर चेक करवाएं।
क्योंकि नए एसी में कई बार जो है ना गैस का प्रेशर सही नहीं रहता है। कई लोग तो वैक्यूम करवा के पूरे गैस को जो है ना दोबारा से डलवाते हैं एसी के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको चेक जरूर करवाना है टेक्नीशियन से। वो अपने साथ एक मीटर जो है वो लेके आता है और उस प्रेशर गेज से आपको चेक करना है कि आपके एसी के अंदर गैस का प्रेशर फुल है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपका एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है अपने स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करवाते वक्त। विंडो एसी के बारे में मैंने इसलिए कुछ खास नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर विंडो एसी में हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जहाँ पर विंडो है वहीं पे इंस्टॉल करना है, इसलिए हमें कोई वॉल चूज करने का या फिर इस तरह का कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया होगा और आपके कोई भी ब्लास्ट या फिर इस टाइप की दुर्घटना घटने से आज की वीडियो अगर आपको बचा लेती है तो मैं मानूंगा आज की वीडियो सफल है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।